मेरे नन्हे दोस्तों, पिटारे में आ गई है एक नई कहानी। आइए सुनते हैं उर्दू की महान कथाकार इस्मत चुगताई जी की लिखी एक हास्य कथा। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं। आप कहानी सुनिए और फिर बताइए कि इसमें बेचारे कर्मठ बच्चे दोषी हैं या बड़े। थोड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी भी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। काम चोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं करते, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवाय कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया, आखिर हम काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। हिलने में धक्के भी तो लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे और सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। ये भला काम करेंगे? अम्मा ने कहा। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा, कड़े स्वर में अब्बा ने कहा। ये लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने के लिए तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, ये दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों को पानी देना है। और भाई, ये काम मुफ्त में तो करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सारे बच्चे मिलकर पानी डालें तो। खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। और हम तनख्वाह के सपने देखते हुए काम करने पर तुल गए। अगले दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी अब फर्श पर थी, सबके सिरों पर भी जम गई थी, नाक और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार अनेक, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के तो पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई, ये बुजुर्ग काम करने दें तो ना इंसान काम करें। अब जरा जरा सी बात पर टोकेंगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए था। बस ये ख्याल आते ही तुरंत फर्श पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गईं। जिन्हें ये चीजें भी ना मिली, वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही लेकर के भागे। सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला, पतीले पर लोटा, भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, दमदार मौसियों और फूफियों की कुमुक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखाकर भाग गई। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए वर्तमान नौकरों की संख्या कम थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, ना ही पेड़ों की देखभाल हम कर सकते हैं। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे।
चल दड़बे, चल दड़बे, चल दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों में, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गईं। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदनी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई थी। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए अपने पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी के मुंह पर पड़ी, जो वहां बैठी हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ी जा रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि बकरीद के लिए भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथ उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दानों का सूप देखकर सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गईं, पर भेड़ चाल तो मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गईं। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे देखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ समझा रही थी। भेड़ें निसंकोच सबको रौंदती, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गईं। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम्बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गईं। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो 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 चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोड़ तोड़ कर रसोइये को दे रही थी। तरकारी वाली अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ खड़ी हुई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ों को चोट ही नहीं लगती। बिल्कुल यह समझकर कि आप उनसे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही चढ़ बैठेंगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। इधर यह प्रलय मची हुई थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज जो थी, जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी, वे 4 भैंसों का दूध धोने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दुह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांधे, अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हों। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे आंधी तूफान में फंसे हैं। साथ में भूचाल भी आया हुआ है। पर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया। वो पलंग की दोनों पट्टियां पकड़कर बच्चा को खुला छोड़ देने वालों को भला बुरा कहने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल हो ही गई। यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं था, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कुछ कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों में पड़ गईं। बाकी बछड़ा पी गया।
ये सब कुछ ही मिनट के 3/4 में ही हो गया। घर भर में तूफान उठा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बांग में हकाई गईं, मातम सा मनाती तरकारी वाले के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रहने दो यहाँ, नहीं तो मैं चली अपने मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। अब अब्बा ने सबको कतार में खड़े करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने किसी काम को हाथ लगाया, घर की किसी चीज़ को भी हाथ लगाया, तो रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो बच्चों, ये थी कहानी कामचोर। सोचिए, कहीं आप भी इन बच्चों जैसे तो नहीं? ध्यान दीजिएगा और हम जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।